नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। आइए अब हमारी यात्रा को आगे लेकर चलते हैं और वेस्टलर बेलव्यू परीक्षण की बात करते हैं। सन 1939 से ये जो परीक्षण शुरू हुए, 1939 से जो ये परीक्षण शुरू हुए, इनमें व्यापक संशोधन होते रहे। बहुत सारी इसके अंतर्गत उपमापनियां, उप परीक्षण आए और ये परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इसे पढ़ रहे हैं व्यक्तिक या वाचिक के अंतर्गत, किंतु इसमें शाब्दिक मापनियां भी होती हैं और इसके अंतर्गत क्रियात्मक मापनियां भी होती हैं। तो वेस्टलर के परीक्षण को हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न अगर हमारे सामने आए तो हम उसे गलत ना करें, उसे सही करके आए। वेस्टलर साहब ने बेलव्यू लेबोरेटरी में इसको परीक्षण को अंजाम दिया और सन 1939 में एक मापनी तैयार करी। वेस्टलर ने सन 1939 में परीक्षण मापनी तैयार की। इसके दो फॉर्म थे। प्रत्येक में 10-10 उप परीक्षण थे। जिनमें से 5 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक थे। यह पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सन 1939 में परीक्षण की मापनी तैयार हुई। 2 फॉर्म थे, प्रत्येक में 10-10 उप परीक्षण थे, 5 शाब्दिक थे और 5 थे इसमें क्रियात्मक। अब 1955 में इसमें संशोधन होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1955 में इसमें संशोधन होता है और वहां से जो संशोधित फॉर्म, जो आर, आपने कई बार वेस्टलर की जो मापनियां पढ़ी होंगी किताबों में, तो उसमें एक आर लिखा हुआ होता है कई बार। आर मतलब रिवीजन की जो रिवाइज्ड मापनी जो आई, वो जो थी उसको नाम दिया गया एडल्ट स्केल यानी वयस्क बुद्धि मापनिका। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि 1955 में इसमें संशोधन होता है। 1955 में संशोधन होता है। ठीक है, और संशोधन के पश्चात इसे नाम दिया गया वेस्टलर वयस्क बुद्धि मापनी। ठीक है, एडल्ट इंटेलिजेंस आपने ये नाम पढ़ा भी होगा, WAIS। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपको? वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हुए 55 के बाद 81 में इसमें पुनः संशोधन होता है। एक रिवाइज्ड फॉर्म निकलता है जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था ना, वो रिवाइज्ड फॉर्मेट हमारे सामने आता है और उसके बारे में जान लेते हैं कि सन 1981 में इसमें पुनः संशोधन होता है। में पुनः संशोधन नाम क्या रख दिया गया? WAIS, वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, आर, रिवीजन। ठीक है, अब इसमें 11 उप परीक्षण हैं। अब इसमें 11 उप परीक्षण हैं जिनमें 6 तो हैं शाब्दिक
और 5 हैं क्रियात्मक। 6 तो शाब्दिक हैं, 5 इसमें क्रियात्मक हैं। यहां से वयस्कों की बुद्धि के मापन के लिए जो सबसे उत्कृष्ट फॉर्मेट निकल के आया वो वेशलर का ये संशोधित स्वरूप था। और इस पॉइंट को अक्सर परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता भी है। वो ये कि इससे 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन संभव है। बुद्धि का मापन, ठीक है, 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन। और ये जो पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से प्रश्न बनता है और वो पॉइंट ये है, याद रखिएगा कि वयस्कों की बुद्धि के मापन के लिए ये सबसे उपयुक्त उत्कृष्ट फॉर्मेट है या फॉर्म है। तो लिखिए वयस्कों की बुद्धि लब्धि के मापन का उत्तम साधन, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। वयस्कों की बुद्धि के मापन का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? वेस्टलर का जो बेलव्यू परीक्षण है वो। अब इसमें आगे फिर जो है रिवीजन होते हैं, फिर इसके अंदर संशोधन होते हैं। तो यहां तक के संशोधन में बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ वयस्कों की। 16 से 64 वर्ष तक का मामला क्लियर हो गया। अब 2 प्रकार के संशोधन और आएंगे। एक संशोधन होगा स्कूली विद्यार्थियों का और एक संशोधन होगा प्री स्कूल के विद्यार्थियों का। तो इसको और देख लेते हैं ताकि हम इसके बारे में डिटेल में चीजों को समझ पाएं। लिखिए अलग से ही इसको लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। वयस्कों वाला प्लॉट यहां पर क्लियर हो गया। बच्चों की बात करते हैं। 1949 में वेस्टलर ने 6 से 16 वर्ष के बालकों के मापन के लिए, ठीक है, या बुद्धि मापन के लिए 6 से 16 वर्ष के लिए अलग मापनी तैयार की। अलग मापनी तैयार की, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा आपको। और वेस्टलर ने जो ये अलग मापनी तैयार करी, इसका नाम होता है वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। 6 से 16 वर्षों के लिए यह मापनी तैयार हुई। 74 में इसमें एक तरह का संशोधन होता है, एक तरह का संशोधन हमें 74 में इसमें देखने को मिलता है। तो ये लिखिए 1974 में इसमें संशोधन होता है। और संशोधन के बाद कितने परीक्षण आ जाते हैं? 12 परीक्षण। इसमें ये फैक्ट आपको सिर्फ याद करने हैं। संशोधन होता है। कुल 12 परीक्षण, ठीक है। 6 शाब्दिक, 6 क्रियात्मक, ठीक है। 6 शाब्दिक परीक्षण, 6 क्रियात्मक परीक्षण। 67 में वेस्टलर प्री स्कूल बच्चों के लिए भी एक मापनी लेकर आते हैं। इनके मापनियों के नाम आपको याद रखने हैं।
छोटे यानी 6 साल से भी कम बच्चों के लिए मापनी तैयार हुई। ठीक है, 1967 में। और 67 में जो ये मापनी तैयार होती है, सबसे बहुत छोटे बच्चों के लिए जो ये मापनी तैयार होती है, इसमें कुल 11 परीक्षण थे। 11 परीक्षण। अभी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, इसको मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा। तो जिसमें 6 थे शाब्दिक और 5 अशाब्दिक या क्रियात्मक, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर आपने इतनी देर पहले तो क्रियात्मक लिखवाया था, अब आप अशाब्दिक क्यों लिखवा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बात हमने वेस्टलर के बारे में जान ली। संशोधन होता है WISCR रिवीजन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं कि प्री स्कूल व प्राइमरी इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, प्री स्कूल और प्राइमरी क्लास के जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने 67 में बनाए। अब ये पूरी इतनी देर जो हमने राम कहानी पढ़ी है, ये क्या है? देखो, छोटी सी चीज याद रखना, वेस्टलर साहब वयस्कों के लिए सबसे पहले लेकर आते हैं 1939 में। सिंपल सा परीक्षण है जिसके अंदर 2 फॉर्म थे, 10-10 उप परीक्षण थे, 5 शाब्दिक थे, 5 क्रियात्मक थे। 55 में उसमें संशोधन हुआ और नाम उसका रखा गया वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये जो WAIS है, ये आज की तारीख में बुद्धि लब्धि के मापन के लिए, क्योंकि देखो जो हम बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ चुके हैं, बुद्धि लब्धि इससे पहले जितनी भी चीजें थी बुद्धि लब्धि के बारे में जानने लायक, उसमें क्या था? आपकी क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय आपकी, माफ कीजिएगा, आपकी मानसिक आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। अब एक समय बाद मानसिक आयु का तो विकास नहीं होगा। वयस्कों की बात करें, आपकी मेरी हमारी उम्र की अगर बात करें, तो ऐसी अवस्था में कैसे बुद्धि लब्धि का मापन हो? तो वयस्कों की बुद्धि लब्धि के मापन के लिए सबसे उपयुक्त साधन वेस्टलर की यही स्केल है। उसके बाद बात करते हैं 81 में उसी के संशोधन की, जिसके लिए मैंने ये लिखाया भी है कि वयस्कों की बुद्धि के मापन के लिए सर्वोत्तम साधन है। 11 परीक्षण उसमें शामिल किए गए। फिर यहां पर एक चीज, एक पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। अब वेस्टलर बच्चों के लिए क्या बात करते हैं उस पर देखो। तो बच्चों के लिए सबसे पहले 6 से 16 वर्ष के लिए अलग मापनी तैयार करी, 74 में उसका संशोधन कर दिया गया, और 67 में अत्यंत छोटे बच्चों के लिए, प्री स्कूल और प्राइमरी स्केल के बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐसी मापनी तैयार करी जिसमें 11 परीक्षण थे, 6 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक। तो यहां पर वेस्टलर का वाचिक बुद्धि परीक्षण हमने समझा। अब आइए बात करते हैं अलेक्जेंडर परीक्षण माला की। अब अलेक्जेंडर परीक्षण माला को जानने से पहले हमें एक व्यक्ति का नाम जानना चाहिए, हालांकि उनके बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे, और वो हैं डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया कौन है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया भारत के एक बड़े प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1955 में अपनी परीक्षण माला तैयार करी थी। आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि साहब बात अलेक्जेंडर की कर रहे हो, बताने लग गए चंद्रमोहन भाटिया को। तो ये क्यों बता रहा हूं? ताकि चीजें आपके दिमाग में एक सीरीज के फॉर्म में याद हो। वो इसीलिए बता रहा हूं कि चंद्रमोहन भाटिया साहब ने 5 परीक्षणों की जो माला तैयार करी थी, उन 5 परीक्षणों की माला में 3 परीक्षण उन्होंने अलेक्जेंडर साहब के परीक्षण से लिए थे। उन्होंने 3 परीक्षण कहां से लिए थे? अलेक्जेंडर साहब के परीक्षण से लिए थे। तो आइए अब अलेक्जेंडर साहब के परीक्षण को हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने परीक्षणों की एक माला तैयार करी, या परीक्षणों की माला के लिए इंग्लिश में जो एक वर्ड यूज होता है वो होता है बैटरी। बैटरी वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा। परफॉर्मेंस बैटरी। ठीक है, अलेक्जेंडर की परफॉर्मेंस बैटरी में 3 प्रकार के टेस्ट थे, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट था इनके परीक्षण माला में वो था कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट इन्होंने किया था वो था क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, जिसको क्यूब निर्माण भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन टेस्ट। और
तीसरा जो उन्होंने परीक्षण इस्तेमाल किया था वो था पास अलोंग टेस्ट। ठीक है, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और पास अलोंग टेस्ट, ये तीन टेस्ट थे जो अलेक्जेंडर ने अपनी परफॉर्मेंस बैटरी में इस्तेमाल किए थे। अब आइए इनके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कोहस ब्लॉक डिजाइन के अंदर क्या होता है, 1 इंच के उस परीक्षक को या उस प्रयोज्य को, माफ कीजिएगा, 16 घन दिए जाते हैं। 1 इंच के, ये मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतना डिटेल में वो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इसमें होता क्या है। 1 इंच के 16 घन दिए हुए होते हैं और उन 16 घन के साथ उसे 10 प्रकार की डिजाइन दी जाती है। 10 प्रकार की डिजाइन दी जाती है और इन डिजाइनों के आधार पर उसे व्यक्ति को एक डिजाइन बनानी होती है। तो ब्लॉक से एक व्यक्ति को कैसी डिजाइन बनानी है, यह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। ठीक है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट जो होता है वो 3 भाग में होता है। 3 अलग अलग फॉर्म है इसके, 3 अलग अलग भाग हैं। ये 3 भाग क्या हैं, आपको उसमें किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, किताब माफ कीजिएगा, आपके नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहां पर आप सिर्फ समझ लीजिए 3 भाग का मतलब क्या है कि आपके सामने एक क्यूब, रंगीन क्यूब दे दिया गया आपको, और कुछ और भी बहुत छोटे छोटे क्यूब आपके सामने रखे गए हैं। अब ये जो डिजाइन है, ये जो रंगीन क्यूब है, ये आपको उस क्यूब की मदद से बनाना है, वो जो छोटे छोटे क्यूब्स आपको दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का ये जो सरफेस है ये पूरी तरह से लाल है। और ये वाला सरफेस या ये सतह भी इसकी लाल है, जबकि एक सतह इसकी नीले रंग की है। अब आपके सामने जो अलग अलग किस्म के क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स रखे हुए हैं, उनकी मदद से आपको एक बड़ा क्यूब बनाना है, और शर्त यह है कि वो जो बड़ा क्यूब आप बनाओ वो क्यूब बिल्कुल ऐसा हो जैसा ये बना हुआ है। तो ये क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। तो कोहस ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन, ये 2 चीजें हमने देखी। फिर आते हैं पास अलोंग पर। तो पास अलोंग में एक लकड़ी की ट्रे होती है, ठीक है। पास अलोंग मतलब सरकाना, याद रखिएगा, सरकाना, ठीक है। लकड़ी की ट्रे होती है, उसमें डिजाइन बने हुए होते हैं, लाल और नीले घन बने हुए होते हैं, और करीब 8 तरह के डिजाइन हैं, और इन 8 तरह के डिजाइनों को आपको बनाना होता है उस लकड़ी की ट्रे में। तो लकड़ी की ट्रे में लाल और नीले क्यूब यानी कि घन द्वारा 8 डिजाइन होंगी, जिसमें से आपको एक बनानी होगी। प्रश्न अगर बनेगा, हमसे पूछा जाएगा, तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर द्वारा जो परीक्षण माला तैयार की गई थी उसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल थे, उसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल नहीं थे। तो ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। ये जो अगर इसके अंदर क्या होता है, कितने घन हैं, कितने डिजाइन हैं, ये अगर आपको ना भी याद हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई है, चाहे बीएसईआर द्वारा परीक्षा आयोजित हो, चाहे आरपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित हो, चाहे अदर स्टेट के बोर्ड्स द्वारा परीक्षा आयोजित हो, ज्यादातर समय में उसने परीक्षण माला का नाम पूछा है, डिटेल में वो आज तक नहीं गया है कभी भी। ठीक है, अलेक्जेंडर की परीक्षण माला को समझने के बाद अब हम आते हैं भाटिया साहब के क्रियात्मक परीक्षण के ऊपर। तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, पहला नाम तो आपको यही याद रखना है। यह परीक्षण माला, ये जो क्रियात्मक परीक्षण, ये जो परफॉर्मेंस बैटरी है, ये 1955 में निर्मित की गई। 1955 में इसे तैयार किया गया। कितने परीक्षण थे इसमें? इसमें साहब 5 परीक्षण थे। 5 परीक्षण में से कुछ तो उन्होंने ले लिए कहां से?
कुछ कहां से लिए उन्होंने? अलेक्जेंडर साहब से, और कुछ का निर्माण स्वयं ने किया। तो कुछ जो खुद से बनाए या अलेक्जेंडर साहब से लिए, इनके नाम हम याद कर लेते हैं। सबसे पहला भाटिया साहब द्वारा जो बनाया गया वो था कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा भाटिया साहब ने जो अलेक्जेंडर साहब से लिया वो था पास अलोंग टेस्ट, यानी कि सरकाना, पास करना। ठीक है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। चौथा परीक्षण जो था उनका वो स्मृति से जुड़ा हुआ था, तो इसको तात्कालिक स्मृति परीक्षण कहा जाता है। तात्कालिक स्मृति परीक्षण। और अंतिम जो है इसके अंतर्गत वो है चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। इनके अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 5 नाम आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, सबसे खास बात पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, क्योंकि पैटर्न ड्राइंग टेस्ट का निर्माण स्वयं भाटिया जी द्वारा किया गया था। स्वयं भाटिया जी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तात्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। तो चित्र निर्माण परीक्षण में जैसा कि आपको याद है कि कुल 5 तरह के डिजाइन होते हैं। ठीक है, और टुकड़ों को काटकर चित्र बनाना होता है। चित्र निर्माण हम पहले भी जान चुके। चित्र निर्माण क्या होता है? टुकड़ों को काटकर चित्र को काटकर चित्र बनाना। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी अलग नहीं है। तात्कालिक स्मृति में क्या होगा? वो जो व्यक्ति होगा उसके सामने कुछ अंक दोहराए जाएंगे और उन अंकों को उसे तत्काल याद करके बताना है। ठीक है, तो तात्कालिक स्मृति में कुछ अंक उसके सामने बोले जाएंगे और उसको उसे दोहरा के बताना है। पैटर्न ड्राइंग, जैसा कि मैंने कहा कि 8 प्रकार के पैटर्न इसके अंतर्गत होते हैं और उन्हीं पैटर्नों को उसे ड्रॉ करना होता है। एक चित्र होता है, कार्ड होता है, उसके ऊपर एक डिजाइन बनी होती है, व्यक्ति को बनाना होता है। खास बात क्या है कि इसका निर्माण भाटिया जी ने स्वयं किया था। और यही प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है या पूछने की संभावना बन जाती है कि भाटिया क्रियात्मक परीक्षण में वो कौन सा परीक्षण था उन 5 में से जो भाटिया जी ने स्वयं ने तैयार किया था। निर्माण भाटिया जी ने स्वयं किया था। भाटिया जी ने स्वयं किया था। पास अलोंग 8 प्रकार के डिजाइन हम इसमें पढ़ ही चुके हैं, जिनको सरका कर आपको बनाना होता है। और कोहज ब्लॉक डिजाइन जो है वो हम जान ही चुके हैं। 10 प्रकार के ब्लॉक्स के डिजाइन होते हैं, 16 घन इसके अंदर होते हैं, 1-1 इंच के, जिसका इसमें इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हमने भाटिया साहब का जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है उसको भी जानने की कोशिश करी। अब आइए इस यात्रा को आगे लेकर चलते हैं और आगे हम पढ़ रहे हैं वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर। वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर बढ़ रहे हैं, लेकिन वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण को जानने से पहले हमें कुछ कमियां जाननी चाहिए। कमियां किसकी? कमियां व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। कि सामूहिक परीक्षण पर हम आए ही क्यों, व्यक्तिगत परीक्षण में ऐसी क्या कमियां थी, आइए जानते हैं। देखो, पहला तो इसमें क्या है? समय। यह हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। ठीक है। दूसरा, 1 से अधिक पर यह संभव नहीं है। 1 से अधिक पर संभव नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण कि जिस परीक्षक को आप इसके लिए उपयोग में लाओगे वो परीक्षणकर्ता, वो परीक्षक जो है वो बहुत अनुभवी और कुशल होना चाहिए। तो कुशल
व अनुभवी परीक्षक की जरूरत इसमें पड़ती है। वो कई बार नहीं हमें उपलब्ध हो पाता, इस कारण कई बार गड़बड़ें हो जाती है। तो यहां पर वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर हम इसीलिए आते हैं क्योंकि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की कुछ खामियां हैं। अब वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ऐसा ग्रुप टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ग्रुप टेस्ट जो कि वर्बल हो, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि एक समूह पर हो रहा है और समूह भी कैसा है, पढ़ा लिखा है। इस प्रक्रिया में जो पहला हमें टेस्ट देखने को मिलता है वो है आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1917 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1917 में निर्माण। ठीक है, इस टेस्ट को लेकर एक बड़ी भ्रांति है विद्यार्थियों में, एक फैक्चुअल एरर है जो वो पढ़ते हैं अक्सर गाइड्स वगैरह के अंदर, और उस फैक्चुअल एरर को मैं इस वीडियो के इस खंड में एलिमिनेट करने जा रहा हूं विथ प्रूवन फैक्ट्स एंड विथ प्रूवन इंफॉर्मेशन। तो आगे ध्यान से सुनिएगा। वो फैक्ट ये है कि इस आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण किया किसके द्वारा गया था, आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो पूरी कहानी सुनिए, 1 मिनट का समय लूंगा। कि अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी और अमेरिकी ये सोचने में बड़े परेशान हो रहे थे, वहां के मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, कि किस तरह से यह तय किया जाए कि किस व्यक्ति को आर्मी में रखना चाहिए और किस व्यक्ति को आर्मी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना है, और कौन व्यक्ति आर्मी में किस काम को करने लायक है। भाई, सेना के अंदर हर व्यक्ति तो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकता, कुछ व्यक्ति इंटेलिजेंस पे भी बैठे रहते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, हमारे सैनिक जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कुछ वहां पर सैनिकों को रसद सामग्री पहुंचाते हैं, कुछ वहां पर भोजन तैयार करते हैं। तो ऐसे सारे काम कौन सैनिक क्या काम करे, इसको लेकर सेना बड़ी चिंतित थी और यह बात पहुंची अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के पास, जिसके अध्यक्ष, जिसके चेयरमैन उस वक्त थे रॉबर्ट यक्स। रॉबर्ट यक्स ने जब यह बात पता उनको चली तो रॉबर्ट यक्स ने कहा, साहब हम इसमें आपकी मदद करेंगे, हम एक ऐसा टेस्ट डिजाइन करेंगे जिस टेस्ट के जरिए आप यह पता लगा सकते हो कि किस व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जाए, किसको नहीं, और किसको सेना में भर्ती करने के बाद कौन सा काम करवाया जाए उससे। तो रॉबर्ट यक्स के निर्देशन में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा आर्मी अल्फा परीक्षण तैयार किया गया। यही वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग कई बार इधर उधर गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि चंद्रयान का निर्माण, आप विद्यार्थी कई बार इसके अंदर आर्थर ओटिस का नाम पढ़ते हैं, वो गलत क्यों है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर आपको कहा जाए कि चंद्रयान का निर्माण किसने किया या चंद्रयान 2 जो है वो किसने बनाया, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप उसमें, उस प्रक्रिया में जो साइंटिस्ट मौजूद थे उन साइंटिस्ट में से किसी एक का नाम लेंगे या फिर आप इसरो का नाम लेंगे? इसरो का ही तो नाम लेंगे। और हां, जब श्रेय देने की बात आएगी तो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो कप्तान थे, कप्तान कौन थे? के सिवन साहब, तो आप के सिवन साहब का नाम लोगे। ठीक उसी प्रकार से इस प्रक्रिया में भी जो नाम आता है वो क्या आता है? अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष रॉबर्ट यर्क्स के निर्देशन में इसे तैयार किया गया।
अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थर ओटिस नाम क्यों आया उसकी भी मैं यहां पर जिक्र करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। पढ़े लिखे अफसरों पर प्रयोग, और इसकी परीक्षण सामग्री स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट से मिलती जुलती है। यहां आपके दिमाग में जो एक डाउट, गाइड्स में आप जो पढ़ते हैं इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का मैं यहां पर आपको निचोड़ दूं कि इस टेस्ट के अंदर, आर्मी अल्फा टेस्ट में जो परीक्षण होता है वो कुछ हद तक स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जैसा ही होता है। अब वो क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि रॉबर्ट यक्स ने जब अपनी अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन किया था, 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के ऊपर यह जिम्मा था कि आपको एक ऐसा टेस्ट तैयार करना है सेना की भर्ती के लिए, उसके अंदर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया था लुई टर्मन को। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लुई टर्मन को बुलाया था कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए, आपने भी बिने साइमन टेस्ट का एक संशोधित स्वरूप दुनिया को दिया है। तो लुई टर्मन ने कहा कि मैं तो आ ही रहा हूं, मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट भी है, उसको भी लेकर आ रहा हूं। मेरे असिस्टेंट का नाम होता है आर्थर ओटिस, और आर्थर ओटिस जो है वो आपको इसमें मदद करेगा। तो इस 7 सदस्यीय टीम के अंदर आर्थर ओटिस को भी लिया गया, और इस प्रकार से इस बात का उल्लेख 1921 में रॉबर्ट यक्स ने अपनी पूरी इस यात्रा को, इस टेस्ट के बनने की यात्रा को अपने हाथ से एक पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक में प्रकाशित करवाया था। उस पुस्तक का रेफरेंस देकर मैं आपको यह बात बता रहा हूं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पूरी, और वहां से आर्थर ओटिस इसमें सामने आए थे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता हो, शायद पहली बार सुन रहे हो इस बात को, कि हम आमतौर पर पूरे विश्व में जितने भी लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को आप लोग अपनी एग्जाम में देते हैं, जितनी भी आरपीएससी की एग्जाम हो, बीएससीआर की एग्जाम हो, आरएएस, पटवार, भारत में राजस्थान में जो भी एग्जाम हो, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये आर्थर ओटिस का तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का तैयार किया हुआ है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। 7-8 जनों की टीम थी, बाद में और भी 10-11 लोग इसमें जुड़े थे उनके सहयोगी के रूप में, और 1917 में इसे निर्माण किया गया। अध्यक्ष थे रॉबर्ट यक्स। ठीक है, और यहां पर इसके परीक्षण सामग्री स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट से क्यों मिलती जुलती है, क्यों इसमें आर्थर ओटिस का नाम आप लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। आर्मी अल्फा टेस्ट के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट हम टेस्ट पढ़ते हैं वो है नौसेना व सेना सामान्य वर्गीकरण का टेस्ट। तो इस टेस्ट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यह बनाया गया था टेस्ट द्वितीय विश्व युद्ध में, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में निर्माण। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। और लगभग 1 अरब से अधिक सैनिकों की जांच इसके द्वारा की गई। 1 अरब से अधिक सैनिकों की जांच। सैनिकों की जांच इसके द्वारा की गई। 3 इसके अंदर परीक्षण होते हैं, शब्दकोश, अंकगणित और ब्लॉक गिनना। 3 तरह के इसमें परीक्षण होते हैं। शब्दकोश संबंधित शब्द अंक गणित और ब्लॉक गिनना। ये 3 प्रकार के परीक्षण इसके अंतर्गत शामिल हुए नौसेना व सेना सामान्य वर्गीकरण में। इसमें हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत सबसे पहले
माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अवाचिक सामूहिक परीक्षण की, जो हमारी इस यात्रा का अंतिम परीक्षण है। लेकिन अवाचिक सामूहिक परीक्षण से पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां ले लेनी चाहिए। अब इसकी कमियां, तो सबसे पहली कमी जो, इसकी कमियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली कमी जो हमें नजर आती है वो तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि इतने सारे लोगों का एक साथ परीक्षण कराओगे तो नकल की संभावना है भाई जी। पहले तो इतने सभी लोग एक साथ परीक्षा देंगे तो नकल की संभावना है। फिर इसमें यह भी पता नहीं चलता कि क्योंकि सभी लोग एक समूह में परीक्षा दे रहे हैं, तो ग्रुप की अगर बात करी जाए तो ग्रुप में हर सबका अधिगम स्तर अलग अलग हो सकता है, सबको अधिगम में अलग अलग कठिनाइयां हो सकती हैं। सबका अधिगम स्तर अलग अलग हो सकता है, सबको अधिगम में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसी प्रयोज्य को कठिनाई हो रही है या नहीं हो रही, इस बात का अंदाजा इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो बहरहाल इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण आया। अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो क्या होता है कि ये जितने भी अवाचिक परीक्षण है ये क्रियात्मक परीक्षण है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्रियात्मक है यानी इसमें एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी है तो कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी परिस्थिति का हो, किसी भी परिवेश का हो, क्या फर्क पड़ता है, तो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह पॉइंट अक्सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों पर, संस्कृति के लोगों पर प्रयोग, ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले आर्मी अल्फा वहां था पढ़े लिखे लोगों के लिए सामूहिक परीक्षण, और आर्मी बीटा है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए। तो यह है APA द्वारा उसी समय तैयार हुआ था, रॉबर्ट यर्क्स के निर्देशन में तैयार, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा रॉबर्ट यर्क्स के निर्देशन में इसे तैयार किया गया। ठीक है, वस्तुओं की गणना, अंक चित्र संबंधी प्रश्न थे। और खास बात क्या थी कि यह उन पर प्रयोग किया जा रहा था जो सैनिक पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि जो अनपढ़ सैनिक थे उनके ऊपर आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था। इसके बाद आते हैं कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। इसको कल्चर फ्री भी लिखा जाता है, इसे किताबों में कल्चर फेयर भी कहा गया है। और फेयर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं, संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं इसे। संस्कृति मुक्त, क्योंकि ये सारे अवाचिक परीक्षण हैं, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर, भिन्न भिन्न संस्कृति के व्यक्तियों पर इन्हें दिया जा सकता है। इसीलिए इस परीक्षण को संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। और इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है साथियों कि यह परीक्षण सांस्कृतिक सामाजिक श्रेष्ठता और पर्यावरणीय कारकों से मुक्त है। यह परीक्षण सांस्कृतिक कारक, सामाजिक श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता मतलब सामाजिक कारक, सामाजिक श्रेष्ठता
वह पर्यावरणीय कारकों से मुक्त है। सांस्कृतिक कारक, सामाजिक श्रेष्ठता, पर्यावरणीय कारक, इन सभी कारकों से ये मुक्त है। ठीक है, इसमें 3 मापनियां हैं या 3 स्केल हैं। मापनी का मतलब होता है स्केल। 3 मापनियां जिनके द्वारा जी सामान्य कारक, कौन सा वाला? चार्ल्स स्पीयरमैन वाला। जी कारक का मापन होता है। ठीक है, 3 स्केल कौन कौन सी है? आइए सबसे पहले उन 3 स्केल्स को समझ लेते हैं, 3 मापनियों को समझ लेते हैं। तो पहली है 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरी है मापनी 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, और तीसरी मापनी जो है वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, यानी 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो तो 4 से 8 वाली जो है ये तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों पर इस्तेमाल होगी पहली मापनी, और इसके साथ जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या जिनको मानसिक दोष है, ऐसे बच्चों को भी इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। कौन से? मानसिक दोष युक्त, वो बालक जो मानसिक दोष से युक्त हैं। ठीक है, 8 से 13 में 8 से 13 वर्ष और औसत आयु वाले वयस्क, और दूसरी जो मापनी है आयु वाले वयस्क, और तीसरी मापनी जो है वो अमूमन किन के लिए इस्तेमाल होती है? कॉलेज हाई स्कूल के छात्र और 14 वर्ष से अधिक। तो 14 से अधिक कॉलेज हाई स्कूल छात्र। इसके अलावा कैटल का एक और परीक्षण है जो काफी ज्यादा प्रचलन में रहता है, वो है NIIP परीक्षण। ठीक है, ये एक नाम और आपको याद रखना है, एज इट इज याद रख लीजिए, NIIP परीक्षण, यही नाम याद रख लीजिए। ये भी कैटल का द्वारा दिया हुआ है और ये भी अवाचिक सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं शिकागो अशाब्दिक परीक्षण से के बारे में। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण जो है वो अधिगम निर्योग्यता, श्रवण दोष, ऐसे जो लोग होते हैं इनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिख लेते हैं। श्रवण दोष व अधिगम की कठिनाई से ग्रसित बालकों पर प्रयोग। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि 6 से ऊपर के बालक बालिकाओं पर इसका प्रयोग किया जाता है। 6 वर्ष से ऊपर के बालिकाओं पर इसका प्रयोग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपको याद रखनी है कि 13 वर्ष से ऊपर के बालकों पर यह सर्वाधिक प्रयोग होता है। मतलब 13 वर्ष से ऊपर नहीं, माफ कीजिएगा, 13 वर्ष के बालक बालिकाओं पर सर्वाधिक प्रयोग होता है इसका। ठीक है, 13 वर्ष के बालक बालिकाओं पर सबसे ज्यादा शिकागो अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद डियरबॉर्न समूह परीक्षण के बारे में जानते हैं। डियरबॉर्न समूह परीक्षण, 2 लाइनें आपको याद रखनी है डियरबॉर्न समूह की कि यह 5 से 12 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण शामिल हैं, तो कई अन्य बुद्धि परीक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। कई अन्य परीक्षण सम्मिलित, ये याद रखना आप, ठीक है। कई अन्य परीक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। डियरबॉर्न के बाद आपके लिए आता है पिजन का अशाब्दिक परीक्षण, जो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिजन साहब द्वारा यह तैयार किया गया है, ठीक है। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिजन द्वारा निर्मित 4 परीक्षण इसमें आते हैं। 4 परीक्षण इसके अंतर्गत शामिल हैं। 4 कौन कौन से हैं? यह है प्रत्यक्षात्मक गति, समानता, सादृश्यता और श्रृंखला। प्रत्यक्षात्मक गति, समानता, सादृश्यता और श्रृंखला। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया कि मान लो ये पूछ लिया जाए कि पिजन का परीक्षण अवाचिक है या वाचिक है, सामूहिक है या व्यक्तिगत है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की। आइए अब रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में जान लेते हैं। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे तो रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में 2 प्रकार के फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, एक बच्चों के लिए, एक वयस्कों के लिए, ठीक है। तो 2 प्रकार के फॉर्म इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक बच्चों के लिए, एक फॉर्म है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जो होता है उसको कहा जाता है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यानी कि कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, COLOURED प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें होता क्या है अभी 1 ही मिनट में बताता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के उप परीक्षण हैं, 3 उप परीक्षण जिनका नाम होता है A, AB और B, ठीक है। इसके बाद आते हैं वयस्कों वाली मैट्रिसेस पे। वयस्कों के लिए, और वयस्कों के लिए जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इस्तेमाल होती है उसे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। ये तो क्या हो गई बच्चों के लिए जो कहलाएगी कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वयस्कों के लिए जो होगी वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसके अंदर जो होते हैं उसमें 5 सेक्शंस हो जाते हैं, तो A, B, C, D, E, 5 प्रकार के उप परीक्षण। हर एक में, प्रत्येक में 12 एकांश होते हैं, एकांश यानी आइटम, और टोटल इसके अंतर्गत कितने हो गए? कुल 60 एकांश इसमें होते हैं, कुल 60 प्रकार के आइटम इसमें होते हैं। अब इसमें होता क्या है ध्यान से सुनिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट, इतना परेशानी होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है कि इसके अंदर एक चित्र ले लिया जाता है और उस चित्र का एक सेक्शन जो है उसका टुकड़ा काट दिया जाता है।
चित्र के एक सेक्शन का टुकड़ा कहीं से काट दिया जाता है, मान लो ये एक खाली टुकड़ा, जैसे आपने अगर रीजनिंग की परीक्षा दी हो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डीआई वगैरह में, ठीक है। अब आपको ये जो टुकड़ा काटा गया है, इस टुकड़े को अन्य ऐसे बहुत सारे चित्रों के साथ मिला दिया जाता है ताकि आपको एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। अन्य ऐसे बहुत सारे चित्रों के साथ इसे मिला दिया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और आपको उस पूरे ढेर में से, एक तरह से कहूं, उन चित्रों के समूह में से उस उपयुक्त चित्र को ढूंढना है जिसको फिट करने पर हमारा जो ये ऊपर वाला चित्र है ये पूरा हो जाए। डीआई के अंदर भी तो ऐसा ही होता है कि ऐसे दे दिया जाता है भाई चौथे नंबर पर कौन सा फोटो आएगी, इस तरह के रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक तरह से आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हो कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में कुछ इस तरह की ही चीज होती होगी, समझाने के लिए बता रहा हूं। हालांकि क्या होता है, एक चित्र का टुकड़ा काट दिया, उसको अन्य चित्रों के साथ मिला लिया, अब वहां से आपको वो चित्र का टुकड़ा ढूंढना है जिससे आप ओरिजिनल चित्र में अगर फिट कर दें तो आपका चित्र पूरा हो जाए, एक तरह की जिगसॉ पजल जैसी चीज है, ठीक है। तो ये रेवंस की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है जिसे हमने अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में देखा। हालांकि इसको कई बार अवाचिक वैयक्तिक परीक्षण के अंदर भी प्रयोग में ले लिया जाता है, कई मनोवैज्ञानिक इसका प्रयोग वहां भी करते हैं। बहरहाल मैंने आपको दोनों चीजें यहां पर बता दी। अब आइए बात करते हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की। एनसीईआरटी में एक खंड दिया हुआ है जिसके अंतर्गत बताया गया कि भारत में बुद्धि परीक्षण की क्या इतिहास रहा है और क्या स्थिति रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। मैं इन्हें एज इट इज यहां पर लिख कर ले आया ताकि हम इन्हें याद कर सकें, इन्हें आपको रटना है साधारण भाषा में बात करूं तो देखो, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण श्रीमान C.H. राइस द्वारा किया गया। C.H. राइस द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण भारत में हुआ और वो हुआ 1922। तो ऐसे याद रखो, 1922 परीक्षण किया था राइस ने। तो 22 और राइस से आपको ये याद रहेगा, 1922 में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था भारत का, ठीक है। 1922 में ही हिंदुस्तानी बिने कार्यात्मक परख, ठीक है, बिने का जो वो टेस्ट था उसका 1922 में हिंदुस्तानी बिने कार्यात्मक परख का निर्माण हुआ। 1927 में J.M. गोरे ने शाब्दिक सामूहिक परीक्षण व वर्गीकरण परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। 55 में, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, भाटिया साहब ने बैटरी अपनी दी थी। 1930 में S.M. मोहसिन ने हिंदी भाषा का परीक्षण तैयार किया। 1930 में S.M. मोहसिन ने हिंदी भाषा का परीक्षण तैयार किया, ठीक है। लॉन्ग व मेहता ने एक सूची प्रकाशित की जिसमें भारतीय मानकों पर आधारित 103 परीक्षण है। ये फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना है, ये आपके नोट्स में भी एज इट इज लिखे हुए मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी एज इट इज ये पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। एस.के. कुलश्रेष्ठ ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया। तो किसने भारतीय अनुशीलन तैयार किया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का? S.के. कुलश्रेष्ठ ने, ठीक है। और S.M.C. जोशी द्वारा मानसिक योग्यता के हिंदी परीक्षण का निर्माण किया गया। S.M.C. योगी द्वारा मानसिक योग्यता के हिंदी परीक्षण का निर्माण किया गया। भारत में बुद्धि परीक्षण को देखकर एक टेबल भी एनसीईआरटी में दी गई है, वो टेबल भी हम देख लेते हैं। प्रोफेसर उदय शंकर द्वारा CII शाब्दिक सामूहिक परीक्षण तैयार हुआ। पहले बात करते हैं शाब्दिक की। S जलोटा ने सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण तैयार किया और प्रयाग मेहता ने समूह बुद्धि परीक्षण तैयार किया। वहीं निष्पादन या क्रियात्मक या परफॉर्मेंस टेस्ट में CIIS शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भारत में तैयार हुआ। भाटिया साहब ने 1955 में जो निष्पादन परीक्षण माला तैयार की थी वो निष्पादन में है। और ड्रॉ अमेन टेस्ट जो है उसका हिंदी संस्करण या भारतीय संस्करण प्रमिला पाठक, डॉक्टर प्रमिला पाठक द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद शाब्दिक में S.M. मोहसिन द्वारा बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बनाया गया और मनोविज्ञान ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा समूह बुद्धि परीक्षण का भी निर्माण किया गया। वहीं निष्पादन में R. रामलिंग स्वामी द्वारा वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का भारतीय अनुशीलन तैयार हुआ। यह आपको नाम याद रखने, प्रश्न ऐसे आ जाए कि वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का भारतीय अनुशीलन किसने तैयार किया? उत्तर है R. रामलिंग स्वामी, ठीक है। इस प्रकार के फैक्ट्स आएंगे, ठीक है। शाब्दिक के अंदर S.के. कुलश्रेष्ठ द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन तैयार हुआ और M.C. जोशी द्वारा निर्मित हुआ सामान्य मानसिक योग्यता
परीक्षण। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण को लेकर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने जानने की कोशिश की। अब आइए लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हमने जाना। बुद्धि परीक्षण को दो तरह से हम बांट सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, और दूसरा इसको अगर बांटा जाए क्रियान्वयन के आधार पर, माफ कीजिएगा एकांश के आधार पर, तो हम वाचिक और अवाचिक भी कह सकते हैं। सबसे पहले वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें बिने साइमन के सभी अनुशीलन आते हैं। फिर हमने पिंटनर पैटरसन को अवाचिक व्यक्तिगत में देखा, मेरिल पार्मर को देखा, उसके बाद पोर्टियस भूल भुलैया को देखा, आकार फलक परीक्षण को देखा, हमने चित्र निर्माण चित्रपूर्ति को देखा, फिर वेशलर बेलव्यू परीक्षण को देखा। उसके बाद हमने जानने की कोशिश करी अलेक्जेंडर की परीक्षण माला, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण को समझा, आर्मी अल्फा टेस्ट, नौसेना सामान्य वर्गीकरण, आर्मी बीटा जो अवाचिक सामूहिक है, आर्मी अल्फा और नौसेना वाचिक सामूहिक है, कैटल का कल्चर फेयर जिसको संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, डियरबॉर्न, पिजन का परीक्षण, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, और बाद में भारत में बुद्धि परीक्षण का क्या इतिहास रहा है उसको जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।